हेलो एवरीवन। हम कक्षा 12 के फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर 3 को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 2 वीडियो पहले अपलोड की थी, जिनके अंतर्गत हमने ओम के नियम तक, उसके प्रूफ तक सॉल्व किए थे या उसे समझा था। आज हम उससे आगे के ओम के नियम की सीमाएं या फिर प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव को पढ़ेंगे। उससे पहले एक परिभाषा है गतिशीलता। तो गतिशीलता क्या है? हम जानते हैं कि चालकता गतिमान आवेश वाहकों से उत्पन्न होती है। धातुओं में गतिमान आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयनित गैसों में इलेक्ट्रॉन और धनावेशित आयन होते हैं, और विद्युत अपघटनों में धनायन व ऋणायन हो सकते हैं। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी हमें गतिशीलता है, इनकी गतिशील चालकता के लिए एक इंपॉर्टेंट राशि है गतिशीलता। और गतिशीलता को कैसे डिफाइन करते हैं? प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के अनुगमन वेग के परिमाण को गतिशीलता कहते हैं। इस गतिशीलता को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर, चूंकि यह कहा है प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के अनुगमन वेग को के परिमाण को कह सकते हैं, वेग के परिमाण को गतिशीलता कहते हैं। और क्योंकि हम जानते हैं जो वीडी होता है वो होता है ई टॉ वी अपॉन में एम एल, या फिर वी अपॉन एल को हम लिखें ई टॉ ई, विद्युत क्षेत्र ई अपॉन में एम। अगर इसे यहां अप्लाई करें तो म्यू इज इक्वल टू ई टॉ ई अपॉन ई यहाँ रहेगा और ये एम, ई से ई कैंसिल, यानी कि म्यू इज इक्वल टू ई टॉ अपॉन में एम। इसके लिए ये फॉर्मूला होगा। और म्यू की जो मात्रक है, इसका मात्रक आप देख पा रहे हैं वीडी मीटर पर सेकंड, और ई का वोल्ट पर मीटर। तो इसे अगर लिखें तो मीटर ऊपर जाएगा, तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, ये इसका मात्रक होगा। मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। तो इस प्रकार हम गतिशीलता को परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओम के नियम की सीमाएं। ओम के नियम की सीमाएं। ओम का नियम प्राकृतिक का मूल नियम नहीं है। इसमें अनेक स्थितियों में इस नियम का पालन नहीं होता। कौन कौन सी स्थितियां हैं जिनमें इसका पालन नहीं होता? पहला है V तथा I की अनुपातिकता समाप्त हो जाती है। V और I की अनुपातिकता समाप्त होने का मतलब यह है कि जो V है, हमने पढ़ा था ओम के नियम में कि V प्रोपोर्शनल होता है I, लेकिन जैसे जैसे हम V का मान बढ़ाते जाते हैं तो I का मान अलग तरह से व्यवहार करता है, मतलब ये अनुक्रमानुपाती नहीं रहता। या ये कहें कि जो इसका प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है, R का मान बढ़ जाता है। इसका कारण क्या है? कि इसका कारण उसमें प्रवाह है, क्योंकि V को ज़्यादा बढ़ाते चले जाएंगे तो I उसमें प्रवाह के कारण मतलब अनुक्रमानुपाती ना रहेगा, अनुक्रमानुपाती नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि R का मान बढ़ जाएगा। अर्थात जब V और I के बीच जो ग्राफ खींचेंगे वो एक सीधी रेखा ना होकर कुछ इस प्रकार से, जो ब्लू लाइन है, इस तरह से बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये नियम यहां पर फॉलो नहीं होता। अर्थात ओम का नियम V को बहुत अधिक बढ़ाने पर लागू नहीं होता। दूसरा है V के साथ I का परिवर्तन लगाए गए V पर निर्भर करता है। अर्थात V का चिन्ह बदल दें तो विपरीत दिशा में समान परिमाण की धारा प्राप्त नहीं होती। ऐसा हमारा डायोड में और ट्रांजिस्टर आदि में होता है। देखें, जैसे अगर यहां जब V पॉजिटिव है तो I का वैल्यू लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जब V को हम नेगेटिव कर देते हैं, यानी कि V का दिशा बदल देते हैं, तो होता क्या है कि धारा का मान न बढ़ते हुए कम प्राप्त होता है। अर्थात ये डायोड में पाया जाता है। डायोड ये हम चैप्टर 14 में पढ़ेंगे, यानी कि 12th के लास्ट में है ये चैप्टर, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन डायोड में ये हमेशा अनुक्रमानुपाती नहीं रहता, दिशा बदलने पर धारा अनुक्रमानुपाती नहीं रहती। तो ये दूसरा इसका ओम के नियम की सीमा है, मतलब यहां पर ओम का नियम लागू नहीं होता।
तीसरा है समान धारा I के लिए V के अनेक मान हो सकते हैं। हमारे पास एक तत्व है गैलिनियम आर्सेनाइड GaAs में वोल्टा के सापेक्ष धारा का परिवर्तन। जब हम वोल्टा के सापेक्ष गैलिनियम आर्सेनाइड में देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है और आप देख पा रहे हैं समान धारा पर V2 प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि समान धारा के लिए V के अनेक मान हो जाते हैं। तो यहां भी ये ओम के नियम लागू नहीं होता। अभी जो युक्तियां ओम के नियम का पालन नहीं करती उन्हें अनोमीय चालक कहते हैं। जैसे अनोमीय चालक में चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उन्हें अनोमीय चालक कहते हैं, जैसे डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर आदि। ये छोटी सी परिभाषा है, आप याद रखें। अर्थात जब डायोड, ट्रायोड और ट्रांजिस्टर में V और I के बीच ग्राफ खींचते हैं तो वो सीधी रेखा प्राप्त न होकर अलग तरह के से व्यवहार होता है, इनका V और I के बीच प्रोपोर्शनल नहीं रहता। तो इसी कारण से इन्हें हम क्या बोलते हैं, अनोमीय चालक कहते हैं। ये थे ओम के नियम की सीमाएं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता को पढ़ने जा रहे हैं। प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर किस प्रकार से बढ़ती है या घटती है। तो पहला है विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहें, ताप के साथ धात्विक चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक। हम चालकों में बात करेंगे, विद्युत रोधी में, और अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं धात्विक चालकों की प्रतिरोधकता, या यूं कहें विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता मतलब रो। इस पर ताप का क्या प्रभाव होता है, क्योंकि हम जानते हैं रो इजकल टू m/n² टॉ। यहां पर m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, n एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और e इलेक्ट्रॉन का आवेश और टॉ श्रांति काल है। अगर श्रांति काल को देखें, श्रांति काल टॉ बराबर λ/v होता है। यहां v जो है वर्ग माध्यम मूल चाल है इलेक्ट्रॉनों की, या इसे Vrms से भी लिखते थे, अभी हमने v ही लिखा हुआ है। तो टॉ बराबर λ/v। अब यहां अगर ध्यान दें, पहले हम टॉ के बारे में बात करते हैं। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे, यानी कि T को अगर बढ़ा दें तो होता क्या है, हमारे अणुओं की दोलन ऊर्जा बढ़ जाती है और उसके कारण उनका आयाम बढ़ जाता है। तो इस कारण से T बढ़ाने पर लैम्डा का मान कम हो जाता है, लैम्डा कम हो जाता है। यानी कि यहां पर लैम्डा कम हुआ ताप बढ़ाने पर, और T बढ़ाने पर जो वर्ग माध्यम मूल चाल है वो बढ़ जाती है, अर्थात V बढ़ जाता है। या यूं कहें T को बढ़ाने पर लैम्डा कम और V ज़्यादा हो जाता है। लैम्डा कम होगा, V ज़्यादा होगा। इस दोनों ही केस में टॉ का मान कम हो जाएगा। और यहां देख पा रहे हैं अगर टॉ कम होएगा तो V रो बढ़ेगा, अर्थात चालकता बढ़ जाती है। तो इस बात को हम लिख देते हैं, आप नोट्स बनाते हैं साथ साथ। ताप बढ़ाने पर चालक के अणुओं की दोलन ऊर्जा बढ़ती है, उनके दोलन का आयाम बढ़ जाता है। फलस्वरूप माध्यम मुक्त पथ यानी कि लैम्डा का मान कम हो जाता है, जैसा कि यहां बताया था। और दूसरे ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की वर्ग माध्यम मूल चाल V का मान बढ़ जाता है, V बढ़ जाता है। तब इस प्रकार लैम्डा का मान कम होने और V का मान बढ़ने से श्रांतिकाल टॉ का मान कम हो जाता है। समीकरण 1 से समझ है, टॉ का मान कम होने पर रो का मान बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ रो जो होता है प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टॉ होता है। तो इस प्रकार ताप बढ़ाने से धात्विक चालकों की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है। और अगर विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है तो रो प्रोपोर्शनल होता है आर के, तो आर भी बढ़ेगा। ये बात भी हम लिख देते हैं, प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। क्योंकि प्रतिरोधकता बढ़ जा रही है तो चालकता प्रतिरोधकता की उल्टी होती है, तो चालकता कम हो जाएगी। चालकता सिग्मा 1/ρ होता है। तो इसका प्रकार ताप बढ़ाने पर धात्विक चालक की चालकता कम हो जाती है। टी के बीच देखें तो रो के और टी के बीच एक संबंध होता है, रो टी बराबर 1 + अल्फा टी माइनस टी नोड, यानी कि डेल्टा टी कह सकते हैं। ये टी टेम्परेचर पर प्रतिरोधकता है, ये 0 डिग्री पर या इसके 0 डिग्री पर प्रतिरोध टेम्परेचर है, ये टी नोड। और अल्फा जो है इसे बोलते हैं हम ताप प्रतिरोधकता गुणांक या प्रतिरोधकता ताप गुणांक। रो जो होता है प्रतिरोधकता
ताप गुणांक, और इसका जो मात्रक होता है डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स होता है, और अल्फा जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है चालकों के लिए। इसी फॉर्मूले को यदि हम इस प्रकार लिखना चाहें प्रतिरोध में, आर टी बराबर आर नोड 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोड, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला कई न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। तो फिलहाल रो और टी के बीच क्या संबंध है वो बता दिया है। अब हम जो बात करेंगे विद्युत रोधी अर्धचालक की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव देखेंगे। विद्युत रोधी यानी कि अचालकों पर हम जानते हैं रो बराबर एम बटे एन ई स्क्वायर टॉ होता है। अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि ताप बढ़ाने पर टॉ कम हो जाता है, और टॉ कम होने के बाद रो बढ़ जाता है। तो विद्युत रोधी अर्धचालकों में ताप में वृद्धि के साथ साथ एन में वृद्धि होती है। यह वृद्धि टॉ में होने वाली कमी से अधिक होती है, यानी कि यहां पर टॉ कम हो रहा है और एन बढ़ रहा है। तो टॉ कम होने विद्युत रोधी और अर्धचालक में टॉ कम हो जाता है लेकिन एन बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर टॉ कम हो जाता है और एन बढ़ जाता है। तो यहां पर देखें, लेकिन ये जो एन में वृद्धि है वो टी की कमी से ज्यादा है, तो जिस कारण से यहां पर ये जो क्वांटिटी है पूरी बढ़ जाती है, तो इसका मतलब रो कम हो जाता है। तो इसलिए ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, कम हो जाती है, यानी कि विपरीत होती है। चालकों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है और यहां पर ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता कम हो जाती है। तो विद्युत रोधी और अर्धचालकों के लिए इसी प्रकार अगर हम चालकता की बात करें तो वो विपरीत होगी, ताप बढ़ाने पर विद्युत रोधी और अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हमारे पास दो हुए, तीनों के हमने पढ़े कि ताप बढ़ाने पर चालकों की प्रतिरोधकता बढ़ती है और अचालकों की घटती है और अर्धचालकों की भी घटती है प्रतिरोधकता। अगर इसके विपरीत देखें चालकता की बात करें तो चालकता विपरीत होगी। तो इसे आप 1 नंबर में या नोट करें और ध्यान रखें कि एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में। यहां पर एक क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, और ये 2024 के पेपर में आया भी है। इसमें लिखा हुआ है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 ओम है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5.23 ओम है। जब तापमापी को किसी तप्त ऊष्मक में प्रविष्ट कराया जाता है तो प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध इतना हो जाता है। तो ऊष्मक के ताप का परिकलन कीजिए। देखो आर नोड जो है हमारे पास कितना है, 5 ओम 0 डिग्री पर। तो यहां पर लिख लेते हैं हम 5 ओम, और 0 डिग्री पर 5.23 यानी कि R100, ये हमारे पास 5.23 ओम है। और साथ में दिया है प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध इतना है जब इसे ऊष्मक में प्रविष्ट कराया जाता है। तो ऊष्मक का ताप, मान लो ताप T है, तो RT जो दिया है वो दिया है 5.795 ओम, ये दिया गया है। अभी यहां पर एक फॉर्मूला यूज होता है, T इजकल टू RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100%। RT 5.795 माइनस R0 5.23 ओम, ये ओम है, यहाँ लिखें यहाँ लिखें, अपॉन R100 है 5.23 माइनस 5 इंटू 100%। तो टेम्परेचर निकल के आएगा यहाँ से, जब इससे इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.795 अपॉन यहाँ आएगा 0.23 इंटू 100%, और इसे कैलकुलेट करने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा 345.65
डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर आपको निकालना था और ये ट्रू मार्क्स में क्वेश्चन आया था 2024 के पेपर में, यानी कि इसी साल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक तार का प्रतिरोध R ओम है। यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई n गुनी कर दी जाती है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। ये जो है इस फॉर्मूले पर है, हम इस फॉर्मूले के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। R बराबर रो L अपॉन ए। इसे मान लेते हैं हम कि हमारे पास जो पहले जो तार है उसकी लंबाई L है और उसका क्षेत्रफल A है। बाद में लंबाई L डैश हो जाती है और क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो जाता है। यदि हम बात करें तार की लंबाई n गुनी कर दी जाती है, यानी कि L डैश n गुनी कर दी जाती है, ये बाद में देखेंगे। फिलहाल अगर तार है उसकी लंबाई को बढ़ा दिया जाता है तो जो उस पहले तार का आयतन था वही तार के बाद का आयतन होगा, या यूं कहें द्रव्यमान वही होगा। तो तार का आयतन पहले और बाद में तार का आयतन सेम होगा और आयतन होगा A इंटू एल। और अगर हम द्रव्यमान लिखते तो रो लिखते इधर और इधर भी रो लिखते, तो रो से रो कैंसिल, यानी कि घनत्व लिखते वो कैंसिल हो जाता, तो फिर भी हमने आयतन लिख लिया है। और बाद में तार का आयतन A डैश इंटू एल डैश। तो यहां से A बटे A डैश बराबर एल डैश बटे एल। और गिवन है जो एल डैश है वो n है, n गुना है l का। तो यहाँ एल डैश बटे n, अर्थात इसे हम ये लिख सकते हैं a बटे a डैश एन एल बटे एल, एल से एल कटेगा, यानी कि एल डैश बटे एल बराबर, यहाँ से एल डैश बटे एल एन हो जाएगा तो एल। अर्थात ये समीकरण हमारे पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट। तो तार का नया प्रतिरोध हम जानते हैं आर प्रपोजनल रो एल अपॉन ए होता है, तो आर प्रपोजनल एल अपॉन ए लिख सकते हैं हम, क्योंकि रो उसकी प्रतिरोधकता है। तो इससे अगर हम इस फॉर्मूले को इस प्रकार लिखें R1 अपॉन R2 बटे, सॉरी इसे हम R और R डैश लिख लेते हैं, R और R डैश, क्योंकि ऊपर हमने डैश लिया R बटे R डैश। तो ये हो जाएगा L बटे L डैश और A नीचे है तो A डैश अपॉन A। L बटे L डैश, अगर L बटे L डैश को वैल्यू रखें या A बटे A डैश, A बटे A डैश, या यहाँ हो जाएगा आपका L बटे L डैश, यहाँ से उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन n, और A डैश बटे A डैश बटे A, ये भी सॉरी यहाँ पर हमारा हो रहा है ये ठीक है, A बटे A डैश बराबर L डैश बटे L, और L डैश बटे L L n था, ये n है, तो A बटे A डैश इसे इस प्रकार कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा n, और यहाँ से इसे कैलकुलेट करेंगे तो L बटे L डैश, L बटे L डैश 1 अपॉन n, और A डैश बटे 1 अपॉन n, वो भी सही था वैसे लेकिन ये इजी हुआ, R बटे R डैश। तो यहाँ से हो जाएगा R बटे R डैश बराबर 1 अपॉन n स्क्वायर, और R डैश बराबर n स्क्वायर R, यानी कि नए तार का जो प्रतिरोध होगा वो n स्क्वायर R होगा। इस प्रकार से इस फॉर्मूले को आप अलग से याद रख सकते हो। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि तार को खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है, तो अगर
इसे दो गुना कर दिया जाए तार को खींचकर, तो n का मान 2 है, तो नया प्रतिरोध जो होगा 2 का स्क्वायर इंटू आर, यानी कि 4R हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पहले तार का प्रतिरोध अगर दिया हो तो R को वैल्यू रख के हम बाद में प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो इसे ऑब्जेक्टिव में बहुत यूज करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है। इस तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। फिर वही बात है, एक तार है जिसकी लंबाई पहले हमने मान ली है L है, और क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसका A है, और बाद में इसकी जो लंबाई माननी है L डैश, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A डैश मान लेता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है उसकी लंबाई खींचकर 10% बढ़ा दी जाती है, यानी कि लंबाई में वृद्धि, लंबाई या अंतिम लंबाई, अंतिम लिख लेते हैं इसे, अंतिम मतलब L डैश जो होगी L प्लस L का 10%, क्योंकि L में 10% बढ़ा दी है। तो यहाँ पे करते हैं L डैश बराबर L प्लस L का 10%, L गुणा 10/100, यानी कि ये हो जाएगा 10, अर्थात L डैश बराबर हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, और 10L और 1 11L/10, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। और चूंकि वही तार है तो सेम तार है, तो पहले तार का आयतन बाद में तार का आयतन, यानी कि A इंटू एल बराबर A डैश इंटू एल डैश, A अपॉन A डैश बराबर L डैश बटे L, और L डैश बटे L अगर यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से लिखना चाहूँ L डैश बटे L, ये हो जाएगा 11/10। इस इक्वेशन को हम सेकेंड मान लेते हैं। तो इस तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। क्योंकि हम जो जानते हैं R प्रोपोर्शनल होता है L अपॉन A के, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R1 R बटे R डैश L बटे L डैश और A डैश अपॉन A। तो इसे सॉल्व करते हैं हम, R बटे R डैश बराबर L बटे L डैश, L बटे L डैश हो जाएगा 10/11 इंटू, और A बटे डैश ये भी 10/11, अर्थात 100/11, सॉरी 100/121, 121 R बटे R डैश, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। उसने कहा प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए, यानी कि प्रतिरोध में वृद्धि जो होगी में वृद्धि ऐसे निकाल लेंगे, पहला प्रतिरोध हमारा था R, बाद में हुआ R डैश, यानी कि R डैश माइनस R बटे R इंटू 100%। तो इसे R को अलग अलग लिख लें, अगर R डैश बटे R माइनस 1 और इंटू 100%, तो R डैश बटे R यानी कि 121/100, 121/100 माइनस 1 इंटू 100%। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 21/100, 100 से 100 कटेगा तो 21%। तो प्रतिरोध में जो वृद्धि होगी 21% होगी। इस क्वेश्चन को हम कुछ इस प्रकार से भी शॉर्ट में भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि जो इसमें दो चीजें हैं हमारे पास L और A, तो उसकी जो लंबाई है 10% बढ़ा रहे हैं, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10/100, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो ये आ जाएगा 10 10 20, और ये इससे कैंसिल होगा, यानी कि 21%। इस प्रकार से हम ऑब्जेक्टिव को कभी सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल आप इतने क्वेश्चन को करें, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसके नोट्स बनाएं। धन्यवाद।